हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो उनको हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। फ्लैटवर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। तो हम बात करें अगर, तो देखिए जैसे ये एक बॉडी है, सपोज करो ये एक प्लैटीहेल्मिन्थ है, तो ऊपर वाली जो सरफेस होगी इसको हम डोर्सल सरफेस बोलते हैं और नीचे वाली सरफेस को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। तो ये बॉडी है, ये बॉडी दिखने में फ्लैट है और इसकी ऊपर वाली सरफेस डोर्सल और नीचे वाली वेंट्रल सरफेस है। तो ऐसी अगर फ्लैट स्ट्रक्चर किसी की होती है तो उसको हम बोलेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस या फिर फ्लैट वर्म्स बोलेंगे उनको। और ऐसे ही बट जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट, लेकिन प्लानेरिया को छोड़ दो, एक्सेप्ट प्लानेरिया, क्योंकि प्लानेरिया जो होता है ये फ्री लिविंग होता है और फ्रेश वाटर में मिलता है। और इसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप एनिमल की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप एनिमल की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो तो आप उसको बोलोगे सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल एनिमल। जैसे कि देखिए, जैसे कि बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि आपके पास जो बॉडी है अगर उस बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए आपके पास एक एक्सिस है और एक ही प्लेन है। यानी कि आप इस एक्सिस पे, इस लाइन पे, इस प्लेन से इस प्लेन से आप इस बॉडी को कट कर सकते हो दो इक्वल हाफ में। इसके अलावा ना तो आपके पास कोई दूसरी एक्सिस है ना ही कोई दूसरा प्लेन है, तो आपके पास एक एक्सिस और एक ही प्लेन है जिससे कि आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में काट सकते हो। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और असिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक और असिलोमेट का मतलब क्या है? देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर तीन तरह की जर्म लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर में दिखाया मैंने आपको, और सबसे अंदर होती है एंडोडर्म, जो कि मैंने आपको ब्लैक कलर से दिखाया। और दोनों के बीच में जो स्पेस है, ओके, कैविटी है, इस कैविटी के अंदर पूरे के अंदर जो ब्लू कलर के सेल आपको दिख रहे हैं ये किसके सेल हैं? मीसोडर्म के। तो यहाँ पे तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। तो यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पे जो कैविटी है, स्पेस है, इस पूरी कैविटी और स्पेस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मीसोडर्म के सेल मिलेंगे। कि मीसोडर्म ने यहाँ पे स्पेस को बिल्कुल नहीं छोड़ा, यहाँ पे मीसोडर्म ने पूरी स्पेस को कवर कर दिया, खाली स्पेस यहाँ पे नहीं बची। तो आप इस मीसोडर्म को बोलोगे सॉलिड मीसोडर्म। क्या बोलोगे? सॉलिड मीसोडर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई कैविटी नहीं बची, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पे कोई कैविटी नहीं बची। तो आप इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? असिलोमेट बोलते हो। यानी कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनके अंदर कोई कैविटी या सिलोम नहीं होती, तो वो असिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट, भाई इनके अंदर हैविंग ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको 9th क्लास से पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है कि भाई सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में ऑर्गन से फर्दर ऑर्गेनिज्म बनता है, बॉडी बनती है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं उनकी जो बॉडी है, उनका जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होती। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है? ऑर्गन लेवल। तो इनकी बॉडी का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं होता और स्केलेटन भी इनके अंदर नहीं होता। अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो इनके अंदर एक्सक्रीशन करवाने के लिए स्पेशलाइज सेल होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, ये एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करते हैं। सिफिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सिफिलाइजेशन होता क्या है? देखिए सिफिलाइजेशन क्या होता है, आप डायग्राम से देखिए। तो देखिए जो मैंने फ्लैट बॉडी बनाई कि एक उसकी डोर्सल साइड है, दूसरी वेंट्रल साइड है। तो जो एनिमल है उसके एक एंड पे हेड प्रेजेंट है। तो हेड की जो प्रेजेंस होती है, हेड का जो प्रेजेंट होना होता है उसको बोलते हैं सिफिलाइजेशन। तो हेड का बनना सबसे पहले, सिफिलाइजेशन सबसे पहले किन एनिमल्स के अंदर देखने को मिला? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स के अंदर, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल या बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल के अंदर सबसे पहले देखने को मिला। तो सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल कौन से थे? सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल थे प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर सबसे पहले हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, यानी कि सिफिलाइजेशन जो है सबसे पहले कौन से एनिमल के अंदर स्टार्ट हुई? प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हम देखें नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है, यानी कि बॉडी की वेंट्रल साइड में होता है और उसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती, डबल होता है, गैंग्लियोनेटेड होता है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे ये बॉडी है। तो बॉडी की जो वेंट्रल साइड है, एक ऊपर वाली साइड, एक नीचे वाली, जो नीचे वाली वेंट्रल साइड है, इस नीचे वाली वेंट्रल साइड के
नजदीक ऐसा एक नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इन नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैंग्लिया। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम कैसा हुआ, गैंग्लियोनेटेड हुआ। गॉट इट। और इसके अंदर आपको दो नर्व कोड नजर आ रही है, एक जैसे ये ऊपर वाला नर्व कोड, एक ये नीचे वाला नर्व कोड। तो दोनों नर्व कोड के अंदर आपको कोई भी कैविटी नजर नहीं आएगी। तो डबल, ये क्या है, सॉलिड है, गैंग्लियोनेटेड है और डबल है। तो नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम डबल होता है, सॉलिड होता है, गैंग्लियोनेटेड होता है और ये वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, तो पैरासिटिक इन नेचर होने के लिए कुछ अडेप्टेशंस का होना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं टेनिया के अंदर, जो टेनिया सोलियम होता है जिसको हम टेप वर्म भी बोलते हैं, तो टेप वर्म जो होता है उनके अंदर, जैसे मान लो कि वो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो इंटेस्टाइन के अंदर उसको चिपकना पड़ेगा। तो चिपकना पड़ेगा, चिपकने के लिए उसके पास हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं। ठीक है, तो हुक्स एंड सक्कर दोनों ही उसको चिपकने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर मैं फैस्टियोला हेपेटिका की बात करूं, तो फैस्टियोला हेपेटिका के अंदर जो हुक्स होती हैं वो उसको हमारे इंटेस्टाइन से चिपकने में हेल्प करती हैं। लेकिन जो सक्कर्स होते हैं वो सक्कर उसे चिपकने में हेल्प नहीं करते, वो सक्कर उसको फूड इंजेस्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स या फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ध्यान रखना, टेनिया के अंदर सक्कर और हुक्स दोनों ही अटैचमेंट करवाते हैं। फैस्टियोला हेपेटिका के अंदर हुक्स जो होती हैं वो अटैचमेंट करवाती हैं, सक्कर जो होती हैं वो फूड की इंजेक्शन, फूड को इनटेक करवाने में हेल्प करती हैं। तो टेनिया के अंदर फूड को इनटेक कौन करवाता है उसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसकी जो स्किन होती है, देखियो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम क्या करेंगे, इनकी जो स्किन है उसको डैमेज कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो इनकी स्किन एक रेजिस्टेंट स्किन होती है, रेजिस्टेंट एपिडर्मिस होती है, जिसके ऊपर हमारे एंजाइम अटैक नहीं कर सकते। तो हमारे एंजाइम से वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एपिडर्मिस या स्किन जो कि रेसिस्टेंट नेचर की होती है। तो पैरासिटिक होने के लिए रेजिस्टेंट एपिडर्मिस का होना जरूरी है, अदरवाइज एंजाइम उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे। और देखिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो इनको एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, तो इनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डायग्राम में आप देख लीजिए कि ये सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी आउटर बॉडी वॉल है, ये बॉडी की स्किन है। ठीक है, और इसके अंदर ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आगे से बंद है, तो उसकी एक सिंगल ओपनिंग है। तो जो सिंगल ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, आप उसको माउथ भी बोल सकते हो, एनस भी बोल सकते हो, यानी कि बॉडी जो है वो सिंगल ओपनिंग वाली है। और इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक, बॉडी प्लान, या फिर आप उसको बोलते हो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जाएगा और इस बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बताया जाएगा। तो इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर मैं टेनिया की बात करूं, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था कि टेनिया के अंदर फिर इंजेक्शन ऑफ फूड कैसे होता है। तो टेनिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल से, टेनिया के अंदर एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से, हमारे इंटेस्टाइन से जो टेनिया होता है वो फूड को डाइजेस्टेड फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है अपनी स्किन के थ्रू। तो वो डाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि टेनिया डाइजेशन नहीं करता तो डाइजेस्टिव सिस्टम की उसको जरूरत नहीं है, तो इसीलिए उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं होती। दूसरी बात, ये जो हमारे यू कैन से कि पैरासिटिक प्लैटिहेल्मिन्थेस होते हैं, उनके अंदर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है टू कंपनसेट लॉस। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे हमारे पास ये एक लाइफ साइकिल है, किसका लाइफ साइकिल है, हमारे पास लाइफ साइकिल है टेनिया का। तो टेनिया जो होता है वो टेनिया क्या करता है, टेनिया जब भी रिप्रोडक्शन करता है तो होता कैसे है, देखिए टेनिया हमारी इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में आएगा। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो टेनिया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और एग्स बनेंगी। तो एग्स एक नहीं बनेंगे, एग्स बहुत सारे बनेंगे। एग्स क्या बनेंगे, बहुत सारे एग बनेंगे, एन नंबर ऑफ एग्स बनेंगे। एन नंबर मतलब काफी सारे एग बनेंगे। तो एन नंबर ऑफ एग जो होंगे वो आगे चल के हमारे फिकल मैटर में चले जाएंगे। तो हमारे फिकल मैटर को कौन खाएगा, पिग खाएगा, पिग। तो पिग जो है उसका सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, तो हम जो है हमारी इंटेस्टाइन जो प्राइमरी होस्ट है, हमारी इंटेस्टाइन प्राइमरी होस्ट है क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। पिग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो पिग क्या है, सेकेंडरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट भी बोला जाता है। और इसके अलावा तो पिग के अंदर क्या बनेंगे, हेक्साकैंथल लार्वा, कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। फिर उनसे ऑन्कोस्फीयर बनेगा, फिर उनसे सिस्टी सर्कस लार्वा बनेंगे, बहुत सारे। अब बहुत सारे लार्वा, बहुत सारे एग बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सारे एग आगे चल के टेनिया नहीं बनाएंगे, बहुत सारे एग, बहुत सारे लार्वा डैमेज हो जाएंगे। तो उस डैमेज को कंपनसेट करने के लिए इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है और बहुत सारे एग और बहुत सारे लार्वा बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास
कि इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। वही जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं इनके दो होस्ट होते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि इनका लाइफ साइकिल दो होस्ट में जाके कंप्लीट होता है, तो हम इनको बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट्स बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट अकर्स प्राइमरी होस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्शन के रिलेटेड बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं नीट के अंदर। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनको हम हर्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, स्किस्टोसोमा को छोड़ के। ये यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी सारे बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, तो हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म अपने ही साथ खुद ही फर्टिलाइजेशन करे विद इन द बॉडी। हो सकता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिल करके फर्टिलाइजेशन करें। तो भाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, ओके। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही बॉडी में फर्टिलाइजेशन करता हो खुद ही, दूसरे पार्टनर की उसको जरूरत ही नहीं है। डेवलपमेंट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया कि यहाँ पे लार्वा बनता है। अब जब लार्वा बनता है तो उसको आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हो। जब लार्वा नहीं बनता तो डायरेक्ट बोलते हो। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लार्वा बनता है। और लार्वल स्टेजेस एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। जैसे मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल में बताया, एक से ज्यादा लार्वल स्टेजेस होती हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और प्लानेरिया के अंदर पावर ऑफ रिजनरेशन होती है। पावर ऑफ रिजनरेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास प्लानेरिया है, आपने इस प्लानेरिया को यहाँ से काट दिया। जैसे आप प्लानेरिया के 3 फ्रेगमेंट्स कर दोगे, तीनों फ्रेगमेंट से 3 नए प्लानेरिया बन जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन। तो प्लानेरिया के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। एग्जाम्पल आपको वही करनी है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, टेनिया जिसको टेपवर्म भी बोलते हैं, फैसियोला हिपैटिका जिसको लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, और स्किस्टोसोमा। स्किस्टोसोमा की एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा प्लेटीहेलमिन्थेस को अच्छे से स्टडी किया, रिवाइज किया। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो रिवाइज कीजिए इस वीडियो को। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।